जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल यूपीए 2 सरकार के दौरान बहुचर्चित नीरा राडिया टेप कांड से जुड़ी है। इस मामले में आज यानी 21 सितंबर को सीबीआई ने नीरा राडिया को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई की तरफ से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बरसों जांच चली, लेकिन कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और देश की कई बड़ी हस्तियों के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे आपराधिक कहा जा सके। अब भले ही नीरा राडिया को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन 2009-10 के बीच टेप कांड ने बड़ी राजनीतिक हलचल मचाई थी। हो सकता है आज बहुत से लोग नीरा राडिया नाम से परिचित ना हो, तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि वो हैं कौन और उन पर ऐसे क्या आरोप थे कि पत्रकारों, उद्योगपतियों और नौकरशाहों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। नीरा राडिया का पहला परिचय कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर के तौर पर मिलता है, मगर टिप्पणीकार उनकी भूमिका को आसान भाषा में ऐसे समझाते हैं कि वो देश के 2 बड़े उद्योगपतियों रतन टाटा और मुकेश अंबानी के लिए लॉबिंग का काम किया करती थी। थोड़े दिनों तक सहारा ग्रुप के लिए पब्लिक रिलेशन का काम भी किया। साल 2008-9 में नीरा राडिया और उद्योगपतियों, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और तत्कालीन सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे कुछ लोगों के बीच फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इसमें बिजनेसमैन रतन टाटा और मुकेश अंबानी से हुई उनकी बातचीत भी शामिल थी। अब आप पूछेंगे कि इतने ताकतवर लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड क्यों हुए? दरअसल तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को 16 नवंबर 2007 को एक शिकायत मिली। इसमें आरोप लगाया गया था कि नीरा राडिया ने महज 9 साल के भीतर ही 300 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया। इसके बाद 180 दिन तक नीरा राडिया के फोन की टैपिंग की गई। आयकर विभाग ने 50 सीलबंद लिफाफों में हजारों टेप अदालत में पेश किए। जब ये मीडिया में लीक हुए तब इन्हें कहा गया राडिया टेप्स। लीक के अंश छपते ही देश की राजनीति में तूफान आ गया। आरोप लगा कि राडिया टाटा और अंबानी समूह के लिए जनसंपर्क के नाम पर कॉर्पोरेट ब्रोकर का काम कर रही थी। राडिया टेप्स आज भी सार्वजनिक तौर पर मिल जाते हैं। आरोप लगे कि वो अपनी ग्राहक कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक का इस्तेमाल करती थी। बातचीत में इस बात का खुलासा हुआ था कि किस तरह तब की केंद्र सरकार में डीएमके के ए राजा को यूपीए 2 में दूरसंचार मंत्री बनाए रखने की लॉबिंग हुई। इसके तार 2G और कॉमनवेल्थ घोटाले से भी जोड़े गए। राडिया टेप के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को खूब निशाने पर भी लिया। आरोप लगाया कि कुछ पत्रकार कांग्रेस के प्रथम परिवार, उद्योगपतियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच दलाल का काम कर रहे थे। उन्हीं के जरिए मंत्रिमंडल और ब्यूरोक्रेसी में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों को तय किया जा रहा था। मतलब ये कि जनता की चुनी सरकार में मंत्री कौन बनेगा ये बिजनेसमैन तय कर रहे थे। जैसा हमने पहले भी कहा, ये आरोप थे। मौजूदा सरकार के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा हमने आपको बताया। पर एक प्रकरण और भी है। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इन सभी मुद्दों की जांच का निर्देश दिया था, जिसमें अब जो पक्ष है वो आपको बताया। इनकी पहचान एजेंसी ने 5800 से ज्यादा राडिया टेप्स में की थी। सीबीआई ने 14 प्रारंभिक जांचें शुरू की, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में अब सभी मामले बंद हो चुके हैं। उद्योगपति रतन टाटा ने लीक हो रहे टेप्स को रोकने के लिए साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और इसे अपनी प्राइवेसी का हनन बताया था। उस याचिका पर सुनवाई अभी भी जारी है। सीबीआई की तरफ से राडिया को क्लीन चिट मिलने के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी। इस बीच सीबीआई अपनी अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है। एक वक्त में राजनीतिक तूफान लाने वाले राडिया टेप्स का भूत समय के साथ दफन हो गया, लेकिन इसे उन प्रमुख मुद्दों में गिना जाएगा जिन्होंने यूपीए सरकार की नींव हिलाने का और उसकी छवि को उघाड़ने का काम किया। मसलन 2G घोटाला, कोयला घोटाला आदि इत्यादि, इन पर और बात होने लगी। दर्शक जानते ही हैं, राडिया टेप्स की तरह ये बाकी मुद्दे भी लगभग बेनतीजा ही रहे हैं अभी तक। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल को सीबीआई ने 7 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। अग्रवाल पर कंपनी के जरिए, सुनिएगा ये रकम, 22,842 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और इसलिए यह सुर्खी महत्वपूर्ण है। यह रकम 28 बैंकों को लगाए चूने से बनी है। महा घोटाले के आरोपी होने के साथ साथ ऋषि अग्रवाल का एक परिचय यह भी है कि वो एसआर कंपनी के मालिक शशि और रवि रुइया के भतीजे हैं। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। दरअसल साल 2009 में एबीजी शिपयार्ड देश की नंबर 1 जहाज बनाने और मरम्मत करने वाली कंपनी बन गई। इस दौरान कंपनी ने बैंकों से पैसा खूब उठाया। 2008 से 2012 के बीच अलग अलग बैंकों ने आंख मूंद कर पैसा दिया भी। बड़ी रकम थी इन संस्थानों की, जानिए कितनी। आईसीआई ने दिया 7,089 करोड़, आईडीबीआई ने 3,639 करोड़ और एसबीआई ने 2,926 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया 1,614 करोड़, एक्सिम बैंक ने 1,327 करोड़, पीएनबी 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक
1228 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 719 करोड़ और LIC 136 करोड़। कंपनी ने पहले धंधा चलाने के लिए इन बैंकों से लोन लिया, फिर डूबने लगे तो बैंकों ने और लोन देकर कंपनी को बचाने की कोशिश की। आरोप है कि ऋषि अग्रवाल की ABG ने इन बैंकों से पैसा लेकर कंपनी को बचाने के बजाय दूसरी संपत्तियों को खरीदने में पैसा खर्च किया। उदाहरण के तौर पर पैसा लिया घर खरीदने का और खरीद ली हो दुकान। इस तरह 2013 में कंपनी को दिया पैसा NPA की तरफ बढ़ने लगा। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो पैसा जिसके मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। 2017 में कंपनी दिवालिया हो गई। CBI ने इसी साल ABG शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल समेत कंपनी से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया। मुंबई, पुणे, सूरत, भरूच सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी कर जरूरी कागजात भी जब्त किए गए। अब इस पूरे घोटाले पर बीजेपी कहती है कि यह लोन हमारे कार्यकाल में नहीं, कांग्रेस के जमाने में दिया गया, और कांग्रेस कहती है कि जब 2017 में ही कंपनी के दिवालिया होने का पता चल गया था तो केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल 2019 तक बैंक इंतजार करते रहे, शायद कुछ पैसा वापस मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिला तब सारे बैंकों ने मिलकर इस बरस यानी 19 में ABG शिपयार्ड को फ्रॉड घोषित किया और तभी पहली बार CBI में शिकायत दर्ज कराई गई। CBI की तरफ से कुछ मुद्दों पर स्पष्टता मांगी गई। अगस्त 2020 में फिर शिकायत की गई। जांच करने में CBI को करीब 1.5 साल का वक्त लग गया। 7 फरवरी 2022 को जाकर FIR दर्ज हुई। अधिकारी कहते हैं कि ऐसे मामलों की जांच में वक्त लगता ही है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला बिना सिस्टम की मिली भगत के हो सकता है क्या? करीब 23,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ABG घोटाला नीरव मोदी के 14,000 करोड़ और विजय माल्या के 9,000 करोड़ के बैंक घोटाले का खुद ही अकेले बराबरी कर लेता है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि ऋषि अग्रवाल की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा बनकर नहीं रह जाएगी, पैसे की रिकवरी भी की जाएगी। आप में से गांव देहात में, शहरों में जो लोग रहते हैं, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, कैसे बैंक हमारे आपके पीछे पड़ती है। नहीं, कोई गुनाह नहीं करती है भाई, पैसा दिया है तो वापस मांगेंगे ही, पर ये बैंकों की तेजी और तत्परता इन बड़े बड़े फ्रॉड्स के सामने कहाँ चली जाती है। किसके इशारे पर वो नम्रता की मूर्ति बन जाते हैं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शोज, टीवी शोज और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को खूब फटकार लगाई। केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। ब्रिटेन के टीवी चैनल पर लगे जुर्माने का उदाहरण देते हुए बोले कि दुर्भाग्य से वो प्रणाली भारत में नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने एक और बात कही, राजनीतिक दल इससे पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण टीवी और सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास टीवी के संबंध में कोई नियामक तंत्र नहीं है। एंकरों को यह बताना चाहिए कि अगर आप गलत करते हैं तो परिणाम भुगतने होंगे। समस्या तब होती है जब आप किसी कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति की आवाज को कुचलते हैं। इससे राजनेता लाभ उठा रहे हैं। टीवी चैनलों को इन सब का शिकार नहीं होना चाहिए। जस्टिस जोसेफ ने आगे टिप्पणी की, कहा कि आप मेहमानों को बुलाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। हम किसी खास एंकर के नहीं बल्कि आम चलन के खिलाफ हैं। एक सिस्टम होना चाहिए जो पैनल डिस्कशन और डिबेट्स और इंटरव्यू को देखे। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र को भी लाइन हाजिर किया, पूछा कि सरकार चुप क्यों है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि चैनल और राजनेता ऐसी हेट स्पीच से ही चलते हैं। चैनलों को पैसा मिलता है, इसलिए वे 10 लोगों को बहस में रखते हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इस सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वो ये स्पष्ट करे कि क्या वो हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का इरादा रखता है। 23 नवंबर को केंद्र सरकार इस पर जवाब देगी, पूरा देश देखेगा। चौथी सुर्खी, 2002 के गुजरात दंगों में कथित सबूत गढ़ने के मामले में गुजरात की SIT ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में मुंबई की तीस्ता सीतलवाड़, रिटायर्ड DGP RB श्रीकुमार और पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को आरोपी बनाया गया है। गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद SIT ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आरोप लगाया गया कि दस्तावेजों के फर्जीवाड़े से तीस्ता सीतलवाड़ समेत अन्य आरोपियों ने सबूत गढ़ने की कोशिश की और यह साबित करने का प्रयास हुआ कि गुजरात दंगे में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग शामिल थे। SIT के हेड DIG दीपेश भद्रन ने बताया कि चार्जशीट मंगलवार को अहमदाबाद कोर्ट में पेश की जा चुकी है।
इसमें आईपीसी की 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र की धारा, 468 यानी फर्जीवाड़े की धारा, 471 यानी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की धारा समेत कुल 6 धाराएं हैं। मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को जेल भी जाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 सितंबर को जमानत दी थी। आईपीएस संजीव भट्ट पहले से ही कस्टोडियल डेथ के मामले में जेल में बंद है। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।